नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि इसमें लगातार बढ़ोतरी होती ही दिखाई दे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसने न सिर्फ रिटर्न के मामले में इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है बल्कि चौथी तिमाही के नतीजे भी ज़्यादातर कंपनियों ने काफ़ी शानदार दर्ज किए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रियल्टी सेक्टर की। रियल्टी सेक्टर की तेजी की वजह क्या है? रियल्टी शेयरों को चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी किन रियल्टी शेयरों में लगाएं दांव? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब के साथ रियल्टी सेक्टर पर करेंगे आज हम 360 डिग्री चर्चा विस्तार के साथ। लेकिन सबसे पहले उन महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके वो तमाम सवाल आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस साल रियल एस्टेट सेक्टर के आउट परफॉर्म करने के बड़े कारण क्या रहे हैं, आखिर में क्या वजह रही जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शानदार रिटर्न रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। क्योंकि 2% के आसपास का रिटर्न जो है अगर हम देखें एक महीने में तो देखने को मिला है निफ्टी के अंदर, और वहीं रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली है। क्या कुछ बड़े कारण हैं, समझेंगे आज के हमारे फॉर्मूला गुरु से। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर में जो ब्याज दरें बढ़ी हैं, हालांकि अब पॉज लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ब्याज दरें हाल फिलहाल में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही थी, उसके बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड के अंदर हमने किसी तरह की कमी नहीं देखी है। वजह इसकी क्या है, हमारे फॉर्मूला गुरु से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आने वाले समय में डिमांड कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी रियल एस्टेट में। क्योंकि लग्जरी जो फ्लैट्स हैं, लग्जरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बिक्री देखने को मिल रही है। अफोर्डेबल हाउसेस की भी क्या डिमांड बनी रहेगी, ये भी हम जो है हमारे आज के एक्सपर्ट से पूछेंगे। इसके बाद जानेंगे कि 2017 से 2022 के बीच में हम रियल्टी सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर विदेशी निवेश करीब 3 गुने से ज़्यादा बढ़ा है। इतना पैसा रियल्टी सेक्टर में जो आ रहा है, इसकी क्या वजह हैं? क्या तमाम जो एनआरआईज हैं, जो तमाम जो विदेशी निवेशक हैं, उनको अब भारतीय रियल्टी सेक्टर जो है वो काफ़ी पसंद आ रहा है? क्या वजह है इसकी, समझेंगे एक्सपर्ट से। पांचवा सवाल जो है, आखिर में अब हम बात करेंगे निवेश की, कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में जब हम कंपनी चुनते हैं तो किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो आंकड़े हैं जिनको पढ़ना देखना चाहिए, ये भी हम समझेंगे आज के एक्सपर्ट से, ताकि आप खुद भी अपने लिए कोई रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कंपनी चुननी हो तो आप चुन सकें। दिग्गज या फिर मिड कैप, कहाँ पर कौन सी रियल एस्टेट कंपनी में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारी कंपनियों में अच्छी रैली आई है, लेकिन अगर चुनना हो तो लार्ज कैप चुने या फिर मिड कैप, ये भी समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके बाद जानेंगे कि किस तरह के रियल एस्टेट कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्या कुछ वहाँ पे कंसर्न हैं, क्यों उनसे दूर रहना चाहिए, क्या वो सिग्नल्स हैं जिनकी वजह से इन कंपनियों से दूर रहना चाहिए। आठवां सवाल कि रियल एस्टेट कंपनियों के बड़े रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। बड़े रेड फ्लैग्स का मतलब ऐसे कौन कौन से आंकड़े हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको ये मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं, आपके लिए ये एक तरीके से अलर्ट है कि आप इस शेयर से अब निकल जाएं। तो क्या वो महंगा कर्ज है, क्या वो बढ़ती ब्याज दरें हैं, क्या उनके प्रोजेक्ट के जिस तरीके से पूरे हो रहे हैं उनकी अगर रफ्तार रुकती है तो होते हैं, ये समझेंगे एक्सपर्ट से अपने। नौवां महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर में अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट के शेयर जो है वो कितने फीसद रखें। कि मान लीजिए आज हम एक पोर्टफोलियो बनवाते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो अगर हम वहाँ पर 100 रुपये लगा रहे हैं तो कितने पैसे हमको रियल एस्टेट कंपनियों के अंदर लगाने चाहिए। और आखिरी जो 10वां सवाल होगा वो हमारे आज के खास मेहमान जो रहेंगे संतोष सिंह जी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पसंदीदा रियल एस्टेट सेक्टर शेयर कौन से हैं और वो इस समय कहां पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको फटाफट रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत सर, आभार, अभिनंदन आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज की चर्चा शुरू करें, आज के विषय पर हम आएँ उससे पहले सर जानना चाहेंगे बाज़ार पर आपकी राय क्या होगी आने वाले समय में। अगले अगर हम 2, 4, 6 महीने की बात करें या 1 महीने की बात करें तो बाज़ार की दिशा को आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? नमस्कार विपुल जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर स्टील शो। और देखिए, सबसे पहली चीज जैसे आपने पूछा कि बाजार किस तरह से दिख रहा है, तो बाजार जो पिछली अभी जस्ट रिसेंट जो हाई बने थे 18,660 के आसपास, एकदम रिसेंट हाई की मैं बात कर रहा हूँ, और वो एक थोड़ा सा हैंगओवर है क्योंकि ऑप्शंस में भी देखेंगे तो 18,600 के आसपास ओवर कंसंट्रेशन कॉल साइड में ज्यादा है, जिसके कारण कि ये एक हैंगओवर सा है।
लेकिन अगर आप पूरे ओवरऑल मार्केट की डेप्थ की बात करें तो काफी हेल्दी है कुछ दिनों से ये डेप्थ, जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे चीजें जो है वो बढ़ रही हैं। तो जब तक मुझे लग रहा है कि 18,660 मार्केट नहीं निकाल लेता है तब तक हो सकता है कि साइडवेज हम जो चलते रहें। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होगा देखना कि फ्यूचर साइड्स पे अगर 18,480 या फिर 18,400, ये एक बैंड है निचले स्तरों पे जहां पर कि मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। और अगर एनी वे बाय एनी मीन अगर ये टूट जाता है सपोर्ट, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और उस समय में जो भी लॉन्ग साइड्स में हों आप सतर्क रहें या फिर लिक्विडेट करें, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि मार्केट जो है एक करेक्टिव फेज में चला जाए, क्योंकि वहां पर बहुत सपोर्ट है, रोल ओवर्स आए थे वहां पर। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि 18,400, 18,480 ये जोन को ध्यान रखें फ्यूचर साइड पे। स्पॉट में आप देखें 18,660 ऊपर किस तरह से मार्केट निकलता है, और जब तक नहीं निकलता मुझे लगता है कि ये तकरीबन जो है 200 जी 250 पॉइंट्स के रेंज हैं जिसके बीच निफ्टी अभी स्टक हो रखा है। ठीक है, तो ये एक रेंज है जिसमें बाजार जो है इस समय फंसा हुआ है, लेकिन 18,660 अगर मजबूती से टूटता है तो बाजार में नई तेज़ी बनेगी। और नीचे की तरफ आपको 18,480 पर ध्यान रखना होगा कि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर बाजार जो है दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए वापस लौटते हैं अपनी थीम के ऊपर और एक एक करके सर आज हम चाहेंगे कि एक मंथन करके हम रियल एस्टेट सेक्टर पे अच्छी अच्छी कंपनियां जो है आपके माध्यम से निकालें, एक एक करके तमाम सवाल आपसे पूछें। उससे पहले ज़रा चार्ट देखिए और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये चर्चा हम कर क्यों रहे हैं। तो जिस तरीके की रैली रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिली है, आप एक एक करके देखिए। एक महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि डीएलएफ के अंदर करीब 13-14% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जरा कुछ एक और कंपनियों की बात करें जहां पर हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार रैली देखने को, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 6% से ज़्यादा का रिटर्न जो है आता हुआ दिखाई दिया एक महीने के अंदर। और बाकी कंपनियां ओबेरॉय रियल्टी में भी हम देख रहे हैं 4-5% का रिटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और ये तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शोभा डेवलपर 16% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत सारे खबरें भी हैं जहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के कमर्शियल क्षेत्र के मुकाबले आवासीय क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। घरों की जो इन्वेंट्री है वो 13 महीनों के लिए की मांग के लिए पर्याप्त है। तो अच्छी इन्वेंट्री है, अच्छी डिमांड भी है। तो ये दो महत्वपूर्ण ट्रिगर देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, अब चूंकि ब्याज दरें थमती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई हैं। आईबीएफ का मानना ये है कि 2030 तक 1,000 बिलियन डॉलर का हो जाएगा रियल एस्टेट बाजार भारत का। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। जो कुछ कानूनों में बदलाव हुआ है वो भी जो है रियल एस्टेट को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 से 2022 के बीच में हमने देखा है कि 3 गुने से ज़्यादा विदेशी निवेश यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि एक सकारात्मक रुख बना हुआ और आगे भी तेज़ी बनने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि 3 गुना निवेश बढ़ करके 2660 करोड़ डॉलर रहा है ये 2017 से 2022 तक। अभी भी विदेशी निवेशक बुलिश हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज हम रियल एस्टेट पे बात कर रहे हैं। अब एक एक करके सवाल लेकर के आते हैं और सर से पूछते हैं। पहला सवाल यही होगा सर कि जिस तरीके की आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है रियल एस्टेट की तरफ से, इसके बड़े कारण कुछ एक कारणों पे हमने चर्चा की। आप बड़े कारण क्या मानते हैं इसके? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जब इसमें रेगुलेशंस लाई थी रेरा करके, वो एक बहुत बड़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरह यूज हुआ कि जब डिमांड आई है जो है रियल एस्टेट सेक्टर में, और वो भी कोविड के बाद आप देखेंगे लोगों का जो है आउटलुक टूवर्ड्स जो है लिविंग स्टैंडर्ड काफी बदला है। लोग अब पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि रेसिडेंशियल डिमांड काफी बढ़ी है। और धीरे धीरे अब चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण कि जो वर्क फ्रॉम होम थे वो धीरे धीरे कन्वर्जन भी हो रहा है कि वो ऑफिस आने लगे हैं लोग। और चूंकि इंडिया एक तीसरी इकोनॉमी होने की बात कही जा रही है 2030 तक, तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑफिस स्पेस जो है वो उसका भी जो है कहने की डिमांड काफी रहने वाली है। ये है, और लोगों का परसेप्शन टूवर्ड्स जो है अपने घर के लिए वो काफी चेंज होते हुए दिख रहा है। और लोग ओनिंग ए हाउस देन रेंटिंग जो है हाउस
तो ये जो चीज़ है, ये बेसिक चीज़ जो चेंज हुई है लोगों के परसेप्शन में, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी चीज़ है। और हाल फिलहाल अगर आप 3 महीने से देखें, जी। जब से कि हमारे यहाँ तकरीबन जो रेट पॉज हुआ है, आरबीआई ने रेट पॉज किया है, उसके बाद अगर हम आउट परफॉर्मेंस देखें निफ्टी के बनस्पत, तो काफी अच्छा रहा है। मोर देन 10% के करीब रियल एस्टेट सेक्टर में के इंडेक्स में हमने देखा है कि बढ़त बिल्कुल। देखी है। तो ये तमाम कुछ रीजन रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट के प्राइसेस और रिलेटिवली स्टील के प्राइसेस, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए लगते हैं, रियल एस्टेट को बिल्ड करने के लिए लगते हैं, थोड़े से प्राइसेस सॉफ्ट हुए हैं स्टील में। जी। अभी सीमेंट में तो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इनके इनपुट कॉस्ट मटेरियल भी कमी थोड़ी आई है। ये तमाम चीजें हैं, मतलब चौतरफा कह लें कि एक तरह से इस सेक्टर के लिए अच्छा है। और आप देखें कि जैसा आप बता रहे थे कि 13 महीने के निचले स्तरों पर इनकी इन्वेंट्री भी चली गई है, जो कि हिस्टोरिक है एक तरह से। और बिल्कुल। आप देखें कि देश का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां पर आप मुंबई की बात कर लें, पुणे की बात कर लें, या फिर अगर आप ईस्टर्न साइड पे देख लें कोस्टल में, तो हैदराबाद के पास के एरियाज में काफी बड़ी जो है बढ़त हुई है, देखने को मिली है कि लोगों ने वहां पर रियल एस्टेट खरीदे हैं। जो कि एक जो है ट्रेडिशनली कहने के रियल एस्टेट का मार्केट रहा है, और वहां पर भी जो है डिमांड काफी उभर कर आई है। आने वाले दिनों में जैसा इकोनॉमिक जी। एक्टिविटी पैक्ट है, मुझे लगता है कि ये डिमांड बनी रहेगी। तो यहाँ पर चुनिंदा शेयर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के कारण एक जो चीज देखने को मिली है कि जो जी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, वहां पर थोड़ी सी जो है कह लें कि दिक्कत हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो जो है जो लेते हैं वो एक कॉस्ट अपना देखते हैं, और बिल्कुल। अफोर्डेबल हाउसिंग में ये थोड़ी सी पेन देखने को मिला है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट अभी भी काफी लो है। गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ पॉज होता है या फिर नीचे होते हैं इंटरेस्ट रेट, तो ये इस सेक्टर के लिए काफी बड़ा जो है ट्रिगर, जो है अपसाइड ट्रिगर के वो जी। कर सकता है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि ये कई सारे जो फोर्सेस हैं मिलकर के रियल एस्टेट को चलाने का काम कर रही हैं। और आगे भी संतोष जी का मानना ये है कि सकारात्मक चीज़ें जो हैं वो इस सेक्टर के लिए निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर, हम अभी ब्याज दरों का आपने जिक्र किया, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद जो डिमांड थी उस तरीके से घटी नहीं। निश्चित रूप से थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो है असर पड़ा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि उसकी भरपाई वो लग्जरी सेगमेंट से होती हुई दिखाई दी। लोगों ने इस दौरान, बहुत सारी कंपनियों ने लग्जरी अपार्टमेंट्स बहुत महंगे महंगे वाले, जहाँ पे मार्जिन्स भी काफ़ी बेहतर होते हैं, खूब बेचे, रिकॉर्ड लेवल पे सेल्स हुई। इसके क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जैसा कि आप एक चीज देखो कि जहाँ पर इंडिया का वो तबका जहाँ जहाँ जिनकी आमदनी थोड़ी ज्यादा है, एवब एवरेज है, वहां पर एक तो आप देख लें कि लोग प्राय सॉफ्टवेयर सेक्टर में हैं या फिर किसी ऐसे बिजनेस सेगमेंट में हैं कि जहाँ पर बिजनेस इनकम काफी ज्यादा हुई है। तो जब कभी भी आपकी इनकम होती है तो आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए जाते हो, और उसमें हाउसिंग, क्योंकि अगर एक चीज विपुल जी जो सबसे बड़ी चीज उभर के आई है कोविड के बाद, कि लोगों का अपने जीवन के प्रति जो परसेप्शन है वो काफी चेंज हुआ है। लोग पहले संजो के रखते थे पैसा और फ्यूचर जो है कंटिजेंसी, अब भी ऐसा मानते हैं कि पता नहीं जीवन रहे ना रहे, हमें अभी उसका यूज करना है। तो ये जो सारी चीज परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ जो चेंज हुई है, मुझे लगता है वो ज्यादा चेंज हुई है लग्जरी सेगमेंट की तरफ। तो वहां जी। पर लोग जो है खर्च कर रहे हैं, काफी हाथ खोल के ठीक। खर्च कर रहे हैं, और इसीलिए हमने देखा है कि इसकी जो है डिमांड काफी रही है। तो परसेप्शन बेसिकली चेंज हुआ है, जिसके कारण कि मुझे लगता है कि और थोड़ी कमाई भी उनकी बढ़ी है, क्योंकि आप आईटी सेक्टर में देख लें या फिर और बड़ी जगह जहां पर भी इंडस्ट्रीज में कमाई हुई है, और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत ज्यादा हुई है। कोविड के बाद सारी चीजें ऑनलाइन हुई हैं। इकोनॉमी जो है वो पहले कच्चे की इकोनॉमी हुआ करती थी, अब पक्के की इकोनॉमी हो गई है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण बिल्कुल। कि इस लग्जरी सेगमेंट में काफी लेग मिला है। अगले सवाल पे आते हैं सर, और उसके साथ साथ एक जो है एक छोटा सा सवाल और है। अभी आपने चूंकि बात आईटी सेक्टर की कि लोगों की नौकरियां जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। एक लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न क्या आपको दिखाई दे रहा है ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनियों को लेकर के थोड़ा सा स्लो डाउन की बात हो रही है, आईटी कंपनियों में नौकरियां जा रही हैं, स्टार्टअप में नौकरियां जा रही हैं, वो कितना प्रभावित करेगा? और आज का तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है, आने वाले टाइम में आप लग्जरी या फिर अफोर्डेबल कहाँ पर ज़्यादा डिमांड देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लग्जरी में डिमांड अभी भी रहेगी, लेकिन ये जो कंसर्न जैसा आपने बताया कि आईटी सेक्टर में जो कंसर्न्स हैं,
वो कंसर्न मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग है, लेट्स से कि 6 मंथ टू 12 मंथ्स के पीरियड हो सकता है जहां पर कि आपको ये कंसर्न होंगे, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज के में ये सारी दिक्कतें हैं जहां से कि आईटी सेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड है, वहां से उनके रेवेन्यू हैं। तो वहां पर जरूर दिक्कत हमें जो है एक कह लें कि यूरोपियन इकोनॉमीज में, जर्मनी में, यूके में ऐसा देखने को मिल रहा है, और यूएस में भी। जी। लेकिन चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, तो ये थोड़ा समय लग सकता है हम्म। डेफिनेटली। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो डिमांड रहेगी लग्जरी प्लस सेमी लग्जरी की तरफ आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, कि जहां पर की डिमांड आने वाले दिनों में रहेगी। ठीक। अभी चूंकि हम लोग जिक्र कर रहे थे विदेशी निवेश का, आज का चौथा सवाल भी यही है सर। 2017 से 2022 के बीच में अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 गुने से ज़्यादा का निवेश यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट भी आई है, और ये कॉलियर्स की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, और उनका कहना ये है कि ये जो है आंकड़ा 2022 तक 2660 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि तमाम एनराइज की का इंटरेस्ट जो है वो भारत की तरफ अब काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब दोबारा जो है अपना जीवन जो है, जीवन के आखिरी पल जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ पे बसना चाह रहे हैं, जिन्होंने नौकरी सारा जीवन की। तो ये कारण क्या मान रहे हैं कि इतनी तेज़ी के साथ भारत के रियल एस्टेट को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव जो माहौल देखने को मिल रहा है और जो विदेशी निवेश बढ़ रहा है? देखिए, जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट का होता है। और रियल एस्टेट जो है, अगर इंडिया कह लें कि यहाँ की गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स या ऐसे बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर रही हैं कि वो भारत में निवेश करे, यहाँ के लोगों को रोजगार दे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो उसका जो है परोक्ष रूप से उसका जो असर पड़ता है वो रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ता है। और यही सब कुछ देखते हुए हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट में काफी बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं। और दूसरा, जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था कि रेरा जैसे जो है जो कह लें कि एक तरह से इनैक्ट किया गया जो रेगुलेशन, उसके कारण भी जो भी सेक्टर थे उसमें ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक बढ़ गई है। और विदेशी निवेश जब कभी भी होता है किसी भी सेक्टर में, तो आप देखें कि उस जगह काम करने के लिए उनको एक रेगुलेशन जो है वो डायरेक्शंस काफी जो है साफ सुथरा और सही दिखना चाहिए। और कोई चीजें अगर गलत होती हैं तो उसको जो है कानून की तरह से उसको हैंडल करना चाहिए। तो वो सारी चीजें अब इन प्लेस हैं, जिसके कारण कि ये बढ़ावा मिल रहा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक जो है वो कह लें कि एक रीजन है ही है, जो कि कह लें कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को आकर्षित करता है कि आने वाले दिनों में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो काफी अच्छा हो सकता है इस सेक्टर में। ठीक। तो ये सर जो अभी तक के जो सवाल थे वो हमने कंपनी के सेक्टर के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश की। अगले जो सवाल होंगे सर वो शेयर बाज़ार के निवेश के लिहाज से होंगे। तो पहला उस क्षेत्र में पहला सवाल और आज का पांचवा सवाल ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जब हम कोई भी शेयर आइडेंटिफाई करें तो किन महत्वपूर्ण आंकड़ों पे, किन महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? हर सेक्टर के अपने कुछ एक नंबर्स होते हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। आप किन बातों पर ध्यान रखने की सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहली दो तीन चीजों का आप ध्यान रख लें कि कंपनी के पास जो है वो कितनी उनके जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कितनी अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं। और जब भी कंपनी लॉन्च कर रही है तो लॉन्च करते के साथ कितने लोग बुक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है रियल्टर्स या बिल्डर्स के ऊपर, किसी भी कम्युनिटी का, सोसाइटी का। और पिछले जो है कई सालों में हमने ऐसा देखा है कि छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लोगों को पैसों का जो है ठीक से उपयोग नहीं किया, इस प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया, और लोगों को जो डिलीवरी दी गई वो इन टाइम डिलीवरी नहीं दी गई, काफी देर से मिले। तो जब कोई भी चीज जो है एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के तहत नहीं मिलती है तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू उसका घट जाता है। और ऐसे आप देखेंगे जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं या फिर मिड कैप से लेकर लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं वहां पर ये इशू बहुत कम है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखें कि जो कंपनियां टाइमलाइन मेंटेन करती हैं और जिन कंपनियों ने कंप्लायंस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है, क्योंकि आप जब कभी भी रियल एस्टेट में जाते हैं तो आपने बहुत सारी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपको परमिशन लेने पड़ते हैं, और कितनी अच्छी तरह से आपने लिया है इन सारी चीजों को जो है आप उनके एनुअल रिपोर्ट में पढ़ें
या फिर आपको ग्राउंड रियलिटी मार्केट में भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो ये एक अमूमन तौर पे आपको देखना चाहिए। प्लस जो है इसमें ये देखें कि कितनी जो है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है और कंप्लीशन के किस स्टेज पे है। इसका मतलब है कि कैश फ्लो कैसे आ सकता है कंपनी में। मुख्यतः जो है बिजनेस में हम हमेशा कैश फ्लो को आकलन करने की सोचते हैं कि कैश फ्लो की सियोरिटी और किस टाइमलाइन पे वो कैश फ्लो कंपनी के पास आएगा, और जितना स्मूथली वो आ पाएगा कंपनी के पास, उतना ज्यादा एड वैल्यू जो है एडिशन होता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लस आप ये देख लें कि डेट कितना है कंपनी के, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कर रही है कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा हो रहा है, और टाइमली डिलीवरी कैसे हो रही है कि नहीं हो रही है। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी एक आकलन कर पाएंगे कि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं। जी। अब सर यहाँ पर चूंकि ये बात तो आपने बता दी कि कौन कौन से आंकड़ों पे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कोई कंपनी चुनते समय, लेकिन अगर अभी की जो मौजूदा माहौल है उसमें अगर चुनना हो तो आप लार्ज कैप के साथ जाएंगे या मिड कैप? किस तरह की रियल एस्टेट कंपनियों में अच्छे रिटर्न की हम उम्मीद करें? क्योंकि हमने इस बार जो नतीजे देखे उसमें छोटी कंपनियों ने भी काफ़ी अच्छी नतीजे रहे, जैसे शोभा डेवलपर्स के हमने नतीजे देखे काफ़ी अच्छे रहे, और डीएलएफ जैसी दिग्गज कंपनियां भी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर चुनना हो तो आप किस तरफ जाएंगे, या फिर दोनों का एक मिक्स रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ मिक्स रखूंगा मैं, क्योंकि बहुत दिग्गज भी होगा तो वहाँ पे रिटर्न जो है थोड़े कम होते हैं। तो मेरा ध्यान होगा कि थोड़े से मिड टू लार्ज कैप साइज में मैं रखूं, और थोड़ा सा जो है अपर मिड कैप में मैं उसको रखना चाहूंगा। तो मिला जुला कर रहे, और जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट जिनके अच्छे हों। और एक चीज का और ध्यान रखें कि ये सेक्टर जो है थोड़ा साइक्लिकल जरूर होता है, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल के साथ ऊपर और नीचे होता है, और इसमें जो रिस्क हो सकते हैं वो पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस में बहुत खराब हो सकते हैं। तो वो एक रिस्क हैंगओवर रहता है, इसीलिए जो है पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से करें। और एक सिक्लिकल है तो बहुत ज्यादा न लें, और एक साइकिल का इफेक्ट कभी भी, और साइकिल कभी भी एब्रप्टली चेंज हो जाती है इकोनॉमिक साइकिल, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो सतर्कता के साथ काम करें, एक मिक्स अप्रोच के साथ कामकाज करें। ये ज़रूर देखें कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, किस तरह के प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वो ले रहे हैं वो कंप्लीट समय पे हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर चाहे मिड कैप हो या लार्ज कैप, दोनों में निवेश किया जा सकता है। अब सर एक जो महत्वपूर्ण सवाल आता है वो ये है कि आखिर में किस तरह की रियल एस्टेट कंपनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनियां ऐसी रहीं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए, कोर्ट तक मामला गया, कई लोगों के टावर गिराए गए। तो ये सब बड़े कंसर्न रहते हैं कि ज़मीन जो है सही तरीके से ली गई है कि नहीं, परमिशन सारी है कि नहीं है। तो क्या कौन सी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनसे आपको लगता है कि दूर रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज कि मतलब आप कभी भी अगर किसी कंपनी को लें तो उनके बारे में थोड़ा सा गूगल जरूर कर लें, क्योंकि उनके जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, किस तरह के केसेस पेंडिंग हैं, उस चीज पे जरूर देखें। ट्रांसपेरेंसी वहां पे आपको दिखेगी कि कोई भी कंपनी है रेगुलेटरी अथॉरिटी से कैसे परमिशन लिया है, और पिछले जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं कितने टाइम से डिलीवर हुए हैं, और अगर नहीं किया है टाइमलाइन से तो क्या चीज का वायलेशन किया है। कोई ऐसी चीज तो नहीं रही है जिसको कि इंटेंशनली किया गया हो। तो आप गूगल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनियों के कौन से प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, और कौन सी कंपनी के प्रोजेक्ट जब चल रहे हैं तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि लोगों के अंदर एक तरह का विश्वास जरूर हो जाता है कि एक फला जो है रियल्टर है, वो उसके प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, उसकी टाइम वाइज डिलीवरी होती है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं लोग जो है हाथों हाथ उस प्रोजेक्ट को लेते हैं। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखें, और कैश फ्लो को हमेशा ध्यान रखें। जब कभी भी आप बैलेंस शीट को पढ़ें या फिर आप उनके पीएनएल को पढ़ें, कैश को देखिए कि कैश को किस तरह से कंपनी मूव कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कई प्रोजेक्ट्स कंपनी के हैं जो स्टक हो रखे हैं जिसके कारण कैश फ्लो की दिक्कत है। तो ऐसी कंपनियों को आपको एकदम अवॉइड करें जहां पर टाइम वाइज डिलीवरी नहीं है, कैश काफी स्टक हो चुके हैं। उन कंपनियों को अवॉइड करके जो कैश रिच कंपनियां हैं जिसके के प्रोजेक्ट जो है फ्लो काफी अच्छे हैं, उन कंपनियों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी सवाल को सर आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा 8वां सवाल होगा कि आखिर में जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, हर सेक्टर के अपने कुछ एक रेड फ्लैग्स होते हैं कि जिनको जैसे वो इस तरह के रेड फ्लैग्स देख करके ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि इनसे अब दूर होने का वक्त आ गया है।
तो रियल एस्टेट कंपनियों के लिए वो बड़े रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? क्या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब वो रेड फ्लैग्स आते हैं? जब कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा बढ़ रहा हो वो बड़ा कंसर्न है। कैश फ्लो का जिक्र किया आपने, तो क्या कैश फ्लो अगर घटता हुआ दिखाई दे तो वो क्या बड़ा रेड फ्लैग्स होता है? बड़े रेड फ्लैग्स क्या हैं कि हम किसी कंपनी में जब हमने निवेश किया वो कंपनी अच्छी थी, अब ऐसे कुछ है कि कौन से संकेत है जिसको देखने के बाद ये संकेत मिल जाने चाहिए कि यहाँ से अब दूर हो जाएं, क्योंकि अभी कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही? तो देखिए विपुल जी, एक बहुत ही मतलब आम सी बात है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि बाहुबली जिसे हम कहते हैं वो लोग का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसी भी कोई भी कंपनियां, जैसे जैसे कभी भी आप केवाईसी करते हो तो उसमें एक चीज लिखा रहता है कि वेदर यू आर ए पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस अगर आपका है तो कहीं ना कहीं जो है आप आम निवेशकों के लिए अच्छा शायद नहीं करोगे, ये अमूमन एक बात होती है। तो आप उस चीज को देख लें कि कहीं भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है कंपनी। हाँ, एक एनवायरनमेंट में जरूर काम करना पड़ता है इनको, जहां से कि पॉलिटिक्स या फिर जो वहाँ की सरकारें हैं उनके साथ इनको एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इस तरह का, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है इन सारी चीजों के लिए। तो पहले आप वो चीज को निर्धारित कर लें कि देख लें, गूगल कर लें कि इनके प्रमोटर कौन है, किस तरह की चीजें रही हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है इस सेक्टर में। क्योंकि वो टाइमली डिलीवरी नहीं होगा, आपके पैसे स्टक हो जाएंगे और आप उन पैसों को चेज करने के लिए बहुत मतलब मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। इन तमाम चीजों को देखें और अगर आपको कोई भी चीज दिखती हो इस तरह से तो जो है आप वहां से निकल लें, क्योंकि और प्रोमोटर की इंटीग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। क्योंकि हमारे सामने जितने भी इसके पहले जो भी रियल एस्टेट में कंपनियां थी, जैसे यूनिटेक की बात कर ले, वहां पर बहुत सारे इश्यूज हुए, उनके कई डायरेक्टर्स लोगों को जेल जाना पड़ा और ये तमाम चीजें हुई। और पहले ये सेक्टर माना जाता था कि लोग अपने जो कह रहे हैं कि अनअकाउंटेड मनी को पार्क भी करते थे। तो उस तरह से भी ये एक सेक्टर जो है वो पूरा कह रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट था। लेकिन धीरे धीरे डेटा के आने के बाद ये सारी चीजें क्लीन हुई हैं। तो आप थोड़ा गूगल करें और इसके बारे में जानें तो शायद जो है आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिलेटिवली सेफ हो सकेगा। ठीक। अब आखिरी के दो सवाल हैं सर, जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जानना आप चाहेंगे कि कहाँ निवेश करना चाहिए, किन पैसों किन शेयर में दांव लगाएं। तो नवा सवाल तो ये होगा सर कि जैसा आपने बहुत सारी पॉजिटिव बातों के साथ बहुत सारे कंसर्न भी बताए इस सेक्टर को लेके, तो अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट सेक्टर का कितना हिस्सा होना चाहिए? 100 रुपये अगर लगाने हो, मान लीजिए 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो कितना हिस्सा आपको लगता है कि रियल एस्टेट कंपनियों को दिया जाना चाहिए एक आदर्श स्थिति में? देखिए, एक आदर्श के रूप में अगर जाएंगे तो नॉट मोर देन 10%, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और कम करें, इसमें तकरीबन 7-8% रखें रियल एस्टेट में, क्योंकि एक सिक्लिकल सेक्टर है और सिक्लिकल सेक्टर में अगर आप पैसे रखते हैं तो कम ही रखें। से साइकिल जब अपनी नीचे होती है तब मैं कहूंगा कि आप तब उस समय थोड़ा बढ़ा लें, फिर भी नॉट मोर देन 15%, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो थोड़ा जो है डाइसी रहता है। नंबर्स कब चेंज हो जाएंगे मुश्किल है, इसलिए कम रखें इस सेक्टर में पूरे पोर्टफोलियो के एलोकेशंस के लिहाज से, क्योंकि इसकी वल्नरेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक साइकिल के साथ बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण कि और काफी इन दिनों काफी बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए जब कोई भी चीज काफी ज्यादा लेगअप हो जाती है और ये कोई अब छुपी हुई न्यूज मतलब नहीं है एक तरह से आपके पास, तो मैं कहूंगा कि धीरे धीरे फिर इन्वेस्टमेंट करें, स्टेगर्ड वे में करें, थोड़ा थोड़ा ही देख कर करें। तो 7-8% अभी की स्थिति को देखते हुए, लेकिन जब बाजार शेयर गिरते हैं, बाजार गिर रहा है और चूंकि एक समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो फिर मैक्सिमम अधिकतम जो है आप अपने पोर्टफोलियो में 15% तक जो है रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। आखिरी सवाल ये सर कि अभी चूंकि माहौल बना हुआ है, मौजूदा माहौल में संतोष जी के पसंदीदा रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर पसंदीदा कौन से हैं, कौन सी वो कंपनियां हैं? क्या बहुत सारे शेयर आप पे दांव लगाना चाहेंगे या गिने चुने 2-3 शेयर आप पे खेलना चाहेंगे? क्या सलाह रहेगी आपकी? मैं गिने चुने लोगों के साथ जाना चाहूंगा जहां पर थोड़ी हिस्ट्री, और जैसा मैं बता रहा था कि लग्जरी टू मिड सेगमेंट में, तो लग्जरी सेगमेंट में ओवरऑल रियलिटी है एक मुझे काफी अच्छा पसंद है। इसमें ओवरऑल रियलिटी है, थोड़ा ही लें यहाँ पर क्योंकि काफी अभी इन दिनों बढ़ा हुआ है। इसमें कोई भी करेक्शन आता है तभी आप इसमें एंटर करें।
दूसरी जो मेरी पसंद होगी इसमें प्रेस्टीज जो है रियल एस्टेट के है, जो साउथ का एक प्लेयर है। वो एक मिड सेगमेंट का प्लेयर है, जहां पर कि कहना कि अफोर्डेबल हाउसिंग टू मिड कैटेगरी में बेचते हैं ये, और इनका 7,000 8,000 के आसपास पर स्क्वायर फीट एवरेज रियलाइजेशन है। ओवरऑल रेटिंग तो काफी ज्यादा है, वो करीब करीब 20 से 30 हजार जो है रुपए प्रति स्क्वायर फीट पे बेचते हैं वो। जी और उसके बाद अगर मॉल्स के स्पेस में मुझे जो अच्छी कंपनी लगती है वो फिनिक्स मिल बोल के एक कंपनी है। तो ये कंपनियां हैं बट नॉट एट दीज लेवल, आई एम नॉट कंफर्टेबल दो वी आर होल्डिंग दीज कंपनी, बट लेकिन आपको निचले स्तरों पर ध्यान रखना चाहिए, इन स्तरों पे लार्जली बाय एंड लार्ज अवॉइड करें, और करेक्शन में अगर सस्ते दामों पे उपलब्ध होती हैं आपको तो डेफिनेटली सोचें उस समय। तो आज की इस चर्चा का जो सार निकला है वो 3 कंपनियां निकली हैं जो कि संतोष जी को पसंद आ रही हैं। जरा उनको एक बार फिर से दिखा दीजिए। ओबेरॉय रियल्टी है, प्रेस्टीज एस्टेट है, और इसके अलावा फिनिक्स मिल पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपके स्क्रीन पर अभी 980 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट 522 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा फिनिक्स मिल में भी खरीदारी की सलाह है। संतोष जी, आज के इस कार्यक्रम में आप जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और पूरे सेक्टर के बारे में हर पहलू पे हमने कोशिश की कि आपसे सवाल पूछें, और आपने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। हमको लगता है बहुत कुछ हमारे दर्शक जो होंगे वो समझेंगे इस सेक्टर को, और जो रणनीति आपने बनाई है उस रणनीति के तहत साथ जो है इसमें निवेश करके अच्छे रिटर्न भी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर? थैंक यू वेरी मच विपुल जी। जो भी चीज हमने आपसे डिस्कस की है, सिमिलर काइंड ऑफ चीज जो है हम अपने पोर्टफोलियो पर भी इसी तरह से किया हुआ है ऑलमोस्ट। और ओवरऑल रियलिटी जो है हम लोग के पोर्टफोलियो में है। दूसरी और जो कंपनियां हमने बताई हैं उसको लेने की सोच रहे हैं, बट नॉट एट दीज लेवल, बट लोअर लेवल पे हम डेफिनेटली उसके बारे में सोचेंगे। जी चलिए, धन्यवाद सर। चलिए, फिलहाल फॉर्मूला गुरु को अब समेटने का वक्त हो गया है। उम्मीद है रियल्टी सेक्टर की रियल्टी आपको पता लग गई होगी, और अपने अपने निवेश को आप सुरक्षित तरीके से करेंगे। और कहीं कोई शंका हो, आशंका हो, तो दोपहर 1 से 2 हमारे साथ रोज़ जुड़िए, और 9311121874 पे अपना प्रश्न भेजिए, और हमारे दर्शक, हमारे एक्सपर्ट जो है आप तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। फॉर्मूला गुरु में इतना ही, लेकिन तमाम जेब से जुड़ी खबरों के लिए आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।